हेलो। यस सर। यस, चलो ठीक। अब देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। मतलब देखो, उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितने भी सारे रेडिएशंस आ रहे थे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस समय दो अलग अलग डिवीजन बन गया था। मतलब कुछ कुछ साइंटिस्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख एक वेव की तरह ट्रीट कर रहा था, वेव नेचर की तरह ट्रीट कर रहा था, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन जो था, इसको ये पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे थे। जैसे कोई भी रेडिएशन अगर गिर रहा है, ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट उसको वेव की तरह मान रहे थे, वेव की तरह अज्यूम कर रहे थे, और उनका जो भी थ्योरीज था वो उनके वेव नेचर के ऊपर ही प्रेडिक्टेड था। और कुछ साइंटिस्ट जो है उसको एक पार्टिकल की तरह अज्यूम कर रहा था, ठीक है। तो एटम पार्टिकल को की सर। तरह, एटम को नहीं, वेव्स को, रेडिएशन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो पार्टिकल की तरह अज्यूम कर रहा था कुछ साइंटिस्ट, और कुछ जो है उसको वेव की तरह ट्रीट कर रहा था। तो बहुत सारे, तुम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट का जो एक्सप्लेनेशन है, या बहुत सारे साइंटिस्ट का जो थ्योरी है, वो कुछ कुछ थ्योरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है, और कुछ थ्योरी उसके पार्टिकल नेचर पे है। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला थ्योरी जो है, या फिर हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ठीक है। ये सारा आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा फेनोमेनन जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फेनोमेनन, ये सारा पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग, या फिर हम लोग डी ब्रॉयस थ्योरम पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली थ्योरम जिसको बोलते हैं। तो वो सारा वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है। मतलब तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो होता है डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर समझते हो, मतलब दो नेचर होगा। पहला नेचर की वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, और दूसरा पार्टिकल की तरह भी, ठीक है। सेम टाइम में वो वेव की तरह भी होगा और पार्टिकल की तरह भी होगा, मतलब दोनों नेचर शो करेगा, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट जो है उसको अपने तरफ से इंटरप्रेट किया, ठीक है। जिसको वेव नेचर की तरह जो अपना फाइंड आउट किया, वेव नेचर मान के उसका थ्योरी उसके ऊपर आया। और कुछ कुछ फेनोमेनन जो है वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो डुअल नेचर का होता है। तब अगर ये वेव नेचर शो करेगा, तो वेव से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, तो ये सब पढ़े होगे तुम लोग। वेव एक्चुअली क्या होता है, जैसे ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे एक वेव, ये इस टाइप का होता है ना। तो इसमें वेव में कुछ कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स जानना जरूरी है। जैसे देखो, वेव का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, कोई भी वेव का टॉप मोस्ट पॉइंट, उसको क्या बोला जाता है, बताओ। क्रेस्ट। क्रेस्ट। क्रेस्ट, ठीक है। और जो सबसे बॉटम पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ट्रफ, ठीक है। तो ये हो गया। ये वेव है, जैसे ये मान लो वेव का एक एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसमें कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, जैसे पढ़े होगे तुम लोग। जैसे वेवलेंथ होता है, तो वेव का एक लेंथ होता है, वेव के लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ एक्चुअली होता क्या है कि दो इंडिविजुअल, या मतलब दो एडजॉइनिंग क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो एडजॉइनिंग ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, और इसी दो डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। और वेवलेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। बताओ। लैम्डा। वेवलेंथ एक ग्रीक सिंबल है, लैम्डा, ठीक है। ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रीक सिंबल है, तो इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये क्या हुआ, या तो दो एडजॉइनिंग क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो एडजॉइनिंग ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, और इसको हम लोग लैम्डा या वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा, ये सब एनसीईआरटी में देखोगे दिया हुआ है ये सारा डेफिनेशन, ठीक है ना। ये बस ये पता ही होगा तुम लोगों को। तो ये हो गया वेवलेंथ। अब इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, बताओ तो। वेव का So maximum एम्पलीट्यूड, maximum displacement from the mean position. हाँ, मेन पोजीशन से वो मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब ये जितना दूर ऊपर जाएगा, मैक्सिमम जितने दूर तक वो जा सकता है मेन पोजीशन से,
तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड मेजर कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस में। ये वाला डिस्टेंस जो है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? वेवलेंथ मेजर हो Yes, रहा है एक्स एक्सिस पे, ये वाला यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस जो है ये वेवलेंथ है। या फिर अगर ट्रफ के टर्म में हम लोग देखें तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है ये दोनों इक्वल ही होगा, ये वेवलेंथ है। और एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पे। एम्पलीट्यूड जो होगा ये वाला डिस्टेंस एम्पलीट्यूड मतलब वाई एक्सिस में मेजर होगा। तो मीन पोजीशन से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो जा सकता है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो पहला टर्म हो गया वेवलेंथ, दूसरा हो गया एम्पलीट्यूड, और तीसरा होता है एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है। थर्ड होता है वेवलेंथ का। देखो वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? Sir, ये length. वेवलेंथ एक्चुअली meter. लेंथ ही है ना, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे यूनिट्स भी हम लोग देखेंगे, 1 मीटर का वो कन्वर्जन बताएंगे आगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी ये भी डिस्टेंस ही है, तो इसको भी मीटर में ही बोला जाता है, एसआई यूनिट मीटर है। तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ? Sir, Number number of of wave per oscillation in the second. per unit time. हाँ, Yeah, in 1 second. 1 सेकेंड One में, मतलब second. फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक सिंबल है, ये न्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? New. न्यू, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का नोटेशन है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस टर्म से डिनोट करें, ये न्यू है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब देखो ये क्या बोला गया, मान लो कोई एक पॉइंट हम लोग फिक्स कर देते हैं, और इस पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब टाइम हम लोग 1 सेकेंड फिक्स कर दिए, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं उसी नंबर ऑफ वेव्स को हम लोग क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Frequency. और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है बताओ? Sir, व्हाट hertz. इज दैट? हाँ, एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, जिसको एच जेड से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, पढ़े होगे? Yes, sir. 1/t होता है। One. टाइम पीरियड मतलब एक वेव कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर 1/टाइम पीरियड कर दोगे तो ये क्या बताएगा? फ्रीक्वेंसी ही बताएगा। और Yes. टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड ही होगा ना। Yes, sir. तो टाइम पीरियड का यूनिट तो 1/सेकंड, या फिर इसको सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। एसआई यूनिट तो हर्ट्स हो गया, लेकिन इसका दूसरा यूनिट क्या है? सेकंड इनवर्स, Second. ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। इसमें एक और चीज आता है, फोर्थ है टर्म, एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? Number of wave in 1 meter. हाँ, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। ये मतलब वेवलेंथ का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/लैम्डा को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। वेवलेंथ का अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें ये क्या हो जाएगा? वेव नंबर। वेव नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये न्यू बार होता है। New bar. हाँ, न्यू के ऊपर एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इसको बार बोलते हैं, तो न्यू बार, ये वेव नंबर का नोटेशन है। वेव नंबर क्या हुआ? 1/लैम्डा, 1/वेवलेंथ, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ अगर कर लेंगे तो ये वेव नंबर हो जाएगा। वेव नंबर का ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ? तो लैम्डा का ये वेवलेंथ का ऐसा Meter यूनिट क्या है? inverse. Length. मीटर है, Meter तो inverse. इस पे क्या हो जाएगा? Meter मीटर inverse. इनवर्स, ठीक है। ये सारे कुछ कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ यूनिट्स बता देते हैं जो हम लोग, क्योंकि मीटर बहुत बड़ा यूनिट हो गया, वेवलेंथ जो होता है वो बहुत ही कम, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, तो हम लोग देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले पढ़े होगे तुम लोग 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? है, मिलीमीटर लिखता है। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ 10 to the power minus 3. -3 मीटर लिखेंगे। इसके बाद आता है माइक्रोमीटर, मतलब 1 μm लिखते हैं। 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 10 to the power minus 10 to the 6. power -6. -6। इसके बाद आता है नैनोमीटर, 1 10 to the power नैनोमीटर में minus 9. 10⁻⁹, ठीक है। और इसी में एक आता है एंगस्ट्रम बोलते हैं। इसके बाद आता है ये एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम मतलब ए के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना के इसको डिनोट करते 10 हैं। to the इसकी power क्या है? minus 10. -10. ये है एंगस्ट्रम। से एक पिकोमीटर भी होता है ना? हाँ, ये हो गया 10⁻⁻10। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटीमीटर छूट गया। सेंटीमीटर कितना होता है? 10⁻², -2. 10⁻² मीटर हो गया।
ठीक है, मिली सेंटी एक डेसीमीटर भी होता है, 1 डेसीमीटर 10⁻⁻1 होता है वो, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, ये क्योंकि मेनली जो यूज होगा तुम्हारा नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में यूज होता है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। 1 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10। इसके बाद आता है पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर में कितना आ जाएगा? 10⁻12 हाँ 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो ये पिकोमीटर देख लेना, पिकोमीटर भी यूज मेनली जो तुमको यूज आएगा वो नैनोमीटर और एंगस्ट्रम का यूज आएगा, तो ये दोनों आना चाहिए। तो एंगस्ट्रम ध्यान रखना 10⁻10 मीटर हो, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स था वेव के बारे में, ये बताना था। अब इसके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं, वो करा देते हैं, 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, और ये वाला रिलेशन तुम लोग पढ़े हो क्या? एक हाँ वेलोसिटी होता है, स्पीड, फिफ्थ एक पॉइंट छूट गया, वेलोसिटी। मतलब कोई भी वेव है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ स्पीड से तो मूव करेगा ना, और जिस स्पीड से वो चल रहा होगा उसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कोई भी वेव, अगर जनरल वेव है तो उसको हम लोग एज्यूम करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसको एज्यूम करते हैं हम लोग कौन सा स्पीड से चलता है, वो लाइट के स्पीड से ही चलता है। किसके स्पीड से चल रहा है वो? लाइट। लाइट के स्पीड से। जनरली कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसको ये एज्यूम किया जाता है कि वो जिस स्पीड से लाइट चलता है उसी स्पीड से वो चल रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, पढ़े हो ना तुम लोग, कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग नोटेशन क्या है इसका, सी से डिनोट करते हैं, सी। ठीक है। तब एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बीच में, ये V रिलेशन is पढ़े equal हो? to C by lambda. हाँ तो यहाँ पे रिलेशन लिख दे रहा है, रिलेशन बिटवीन, ये लिख रहा है लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ हो गया, उसके बाद न्यू, न्यू किसको डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी। एंड सी, सी किसको डिनोट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर रहा है, यस। ठीक है। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू Mu लैम्डा lambda. इनटू न्यू। न्यू इंटू लैम्डा, यही होता है ना, यस सर। ठीक है। तो ये Yes. रिलेशन ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट, ये ऐसे लिख लो, वर्ड में ही लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो भी रेडिएशन हम लोग यूज करेंगे, इनटू वेवलेंथ। ये रिलेशन याद रखना है, तो इसी रिलेशन से सारा, इससे कैलकुलेशन जो होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो इसको लिख लीजिए क्या, सर एक सेकंड। लिख लो। 1 minute हो गया, लिख लिए? यस Yes, सर। sir. चलो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे पहला, फर्स्ट केस में कैलकुलेट वेव नंबर, और दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालना है ऑफ ए रेडिएशन having wavelength equal to 5800 एंगस्ट्रॉम। चलो वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालना है, चलो बताओ।
ठीक है, कन्वर्जन अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मान लो तुमको स्पीड नहीं दिया होगा, वेलोसिटी अगर नहीं दिया होगा, तो वेलोसिटी क्या एज्यूम करोगे, वो लाइट के स्पीड से ही चल रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है तो लाइट का स्पीड ही तुमको यूज करना है, और लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ मीटर है और ये एंगस्ट्रम है, तो अब दोनों जो होगा तुम्हारा एक ही यूनिट में होना चाहिए, तभी वो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। कन्वर्जन अच्छे से कर लेना। सर हाँ बोलो, सर आ गया। क्या है वेव नंबर बताओ। सो वेव नंबर आया 1.7 × 10⁶ और फ्रीक्वेंसी 5.2 × 10⁻14। चलो ठीक है, यहाँ देखो वेव नंबर तो सिंपली इसको न्यू बार से डिनोट करता है, तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1 बाय सर वेव लैम्डा हो नंबर जाएगा। मेरा दूसरा आया। ठीक है, 1 बाय लैम्डा हो जाएगा ना, यही तो फॉर्मूला है वेव नंबर का, है ना। यस सर। चलो तो लैम्डा कितना है, 5800 एंगस्ट्रम है, तो 5800 इंटू मीटर में अगर करोगे तो मीटर में ये 10⁻−10 है, तो ये क्या हो जाएगा 58 इंटू 10⁻−8। लिख यस सकते हैं इसको, ये मीटर। यस सर। तो ये 1/58 इंटू 10⁻−8, तो इसको सॉल्व करो। अब सो अप्रोक्सीमेटली लिखना है इसको, ठीक है। तो ये 1/58 10⁻8 ऊपर ले जाओ, 1/58 को अप्रोक्सीमेटली अब सॉल्व कर लेना इसको, अप्रोक्सीमेटली कितना है। सो ये देखो 1 पॉइंट 1.6 × 10⁻6 आ रहा है। 1 पॉइंट ये 1.7 बता, 1.72 इंटू 10⁻6 हाँ 10⁻6 मीटर। मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स होगा ना इसका यूनिट। यस सर यस। चलो तो ये मीटर इनवर्स होगा। तो यहाँ पे देखो, और इसको ये जो वेव नंबर है ना, इसका एसआई यूनिट तो मीटर इनवर्स होगा, लेकिन जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो कौन सा होता है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट ये मीटर इनवर्स होगा, लेकिन कॉमनली इसको सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेंटीमीटर इनवर्स में करोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, बाय 100 कर लेना होगा, 10⁸ कितना आ जाएगा बोलो। 100 से डिवाइड, एक सेकंड सर पावर 8 हो जाएगा 10 का। सर 10⁻4 हो जाएगा सर शायद। पावर 8 कैसे होगा, ये 4 इनवर्स होगा ले सर। रहा है ना, मीटर इनवर्स है ना। अच्छा सर हाँ 4 हो 4 हो जाएगा। जाएगा। 10⁴ हो जाएगा ना, हाँ मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, ये समझ में आ रहा है ना, ये डिवाइड डिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब ये पहला वाला पार्ट तो आ गया वेव नंबर। सेकंड पार्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी वही फॉर्मूला लगाओ, C = फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहाँ से ये हमको लैम्डा पता है, C का वैल्यू पता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, C/λ आ जाएगा। तो C का वैल्यू तो हमको पता है, यस 3 सर। × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में है, तो लैम्डा भी तुमको मीटर में ही लेना है। तो मीटर में कितना आ जाएगा, ये 58 × 10⁻−8 10⁻−8 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लो, ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो सब 3/58 इंटू 10⁻16 आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना इसको, ठीक है, ये हर्ट्स हो जाएगा। सब हर्ट्स या 5.2 हाँ कितना आ जाएगा बताओ, 5.2 × 10⁻14 5.17 है इंटू 10⁻14
14 हर्ट्स, या फिर उसका दूसरा यूनिट क्या था, सेकंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दोनों यूनिट किसी में भी लिख सकते हैं, या फिर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग। तो सिंपल एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है, ऐसे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस कन्वर्जन अच्छे से करना, कन्वर्ट, क्योंकि सारा कैंसिल आउट करने से तुम्हारा एक ही यूनिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एंगस्ट्रम में रहेगा तो दूसरा मीटर में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, सारा एक यूनिट में करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है क्या किसी को? No, sir. चलो, तो यही हो गया, ये बेसिक्स करना था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये जो, ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जरूरत, ये जो थ्योरी है ना, ये पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है। ये जो प्लैंक का थ्योरी था, प्लैंक एक साइंटिस्ट का नेम था, तो इसका जो ये थ्योरी बेस्ड है, ये इलेक्ट्रॉन के या वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। तो इसके ये कुछ कुछ पॉइंट्स था, ये कुछ कुछ पोस्टुलेट दिया था। ठीक है, तो वो पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग एक एक करके। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, साथ में ही लिखते जाना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी explains the emission and absorption of radiation। ठीक है, emission और absorption of radiation के बारे में ये एक्सप्लेन करता है। उसके कुछ कुछ पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स या फिर इसके पॉइंट्स होते हैं, थ्योरीज को ही पोस्टुलेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो एक एक करके लिखो। पहला पॉइंट है मैटर रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी in discrete quantities। Discontinuously in the form of small packets or bundles। ठीक है, ये पहला थ्योरी है कि कोई भी मैटर जो है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में करेगा, डिस्क्रीट क्वांटिटी के टर्म में करता है। डिस्क्रीट मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे वेव जो अगर मूव करता है तो वेव क्या होगा, वो तो डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूअस होता है, बताओ तो। कोई भी वेव अगर मूव कर रहा है तो वेव का नेचर कैसा कंटिन्यूअस। होता है, कंटिन्यूअसली मूव होता है ना, वो कहीं पे ब्रेक होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। ठीक है, तो ये बोला गया, ये कि एटम जो है या कोई भी मैटर जो है, अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज में करेगा। डिस्क्रीट क्वांटिटीज मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा या फिर एनर्जी रेडिएट करेगा। वो एनर्जी एमिट कर रहा है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है, तो इसलिए ये वेव नेचर के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये कौन से नेचर के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा है, ये पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, द स्मॉलेस्ट बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम। और जो सबसे छोटा पैकेट होगा, सबसे छोटा बंडल जिस फॉर्म में वो एनर्जी का आदान प्रदान होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर रेडिएट होता है, तो उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं क्वांटम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोला जाता है क्वांटम, बोला जाता है। ठीक है, और लाइट के केस में जो होता है, अगर वो रेडिएशन लाइट होगा तो लाइट के केस में वो क्वांटम जो हो जाता है, वो उसी को हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, लाइट के अलावा कोई और अगर रेडिएशन होगा
तो वो क्वांटम कहलाएगा। लेकिन अगर वही लाइट होगा तो लाइट के केस में जो सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी होगा उसको क्या बोल देंगे? फोटॉन। फोटॉन किस केस में यूज होता है? यूज्ड इन द केस ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट के केस में जो सबसे स्मॉलेस्ट बंडल या पैकेट ऑफ एनर्जी होगा उसको फोटॉन बोलते हैं। उसके अलावा कोई और रेडिएशन होगा तो उसमें क्वांटम यूज करते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट है कि द एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ द क्वांटम absorbed or emitted is directly proportional to, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, is directly proportional to the frequency of radiation। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो मतलब देखो कि किसी भी क्वांटम का एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी वो क्वांटम जो है, हर एक क्वांटम का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो वो क्वांटम जो है एब्जॉर्ब्ड है या फिर एमिटेड है, उसका एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करेगा? तो बोला गया कि एनर्जी ऑफ द क्वांटम ई से डिनोट कर रहे हैं किसी भी क्वांटम का एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर यहाँ पे लिखे हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? न्यू आ गया। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो जैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ये थ्योरी किसका है? प्लैंक्स का थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है H। जिसको कि एच क्या हो गया? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, एच क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना फिक्स होता है बताओ? 6.626 into 10 to the power minus 34 10 to the power minus 34 और जूल per second। जूल सेकंड हाँ, जूल सेकंड पर सेकंड। ठीक है, तो एच का ये वैल्यू फिक्स होता है, ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हमेशा इतना ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये याद रखना है वैल्यू। एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या हो गया? 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। ये यूनिट है इसका। तो इसका तुम लोग फिजिक्स में वो भी किए होगे, यूनिट एंड डायमेंशन में इसका डायमेंशन निकाले होगे ना? Yes, sir. ml2t-1. हाँ। ठीक है, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू याद रखना है। तो रिलेशन आ गया ना एक, कि एनर्जी ऑफ क्वांटम जो होगा वो क्या होगा? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। और हमको न्यू पता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। ये वाला रिलेशन तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट के साथ। ये रिलेशन तो पता है ना हमको, ऊपर देख ही चुके हैं ये वाला। Yes, sir। तो यहाँ पे एक और रिलेशन, एनर्जी इज इक्वल टू न्यू को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं सी बाय लेमडा से। तो ये क्या आ गया? न्यू की जगह पे सी बाय लेमडा पुट कर दिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया? एच सी बाय Lambda. लेमडा। ठीक है, इसको एच सी बाय लेमडा ये भी लिख सकते हैं। जहाँ पे ई हो गया एनर्जी ऑफ फोटॉन या एनर्जी ऑफ क्वांटम जो भी बोलो, और एच क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट। सी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट या फिर जो भी अगर अलग रेडिएशन होगा तो वो अलग लेना होगा हमको। तो स्पीड हो गया उसका रेडिएशन का, और लेमडा क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया। लेमडा क्या हो गया? वेवलेंथ। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये थर्ड पॉइंट है। हो गया यहाँ तक? Yes, sir। Yes, sir। इसमें एक और पॉइंट है, तो लिखो, ये बॉडी और मैटर कैन रेडिएट और absorb energy in
whole number multiple of a quantum as energy is equal to n into h nu, ठीक है, where n is equal to n is a positive integer. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी बॉडी जो है वो एनर्जी एमिट या रेडिएट अगर करेगा तो वो एच न्यू के होल नंबर के मल्टीपल में ही करेगा, समझ में आया। और ये एन जो होना चाहिए होल नंबर ही होना चाहिए, फ्रैक्शन में कभी भी एनर्जी एमिट या रेडिएट नहीं कर सकता है, समझ में आया। तो वो जो क्वांटम होगा वो ऐसा नहीं है कि वो जो क्वांटम होगा या तो एक क्वांटम का ट्रांसफर होगा या तो दो क्वांटम का होगा या तीन क्वांटम का, ऐसा नहीं होगा कि आधा क्वांटम का एनर्जी जा रहा है या फिर 1.5 क्वांटम का एनर्जी जा रहा है, वो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। तो एनर्जी का एमिशन या फिर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल में होगा क्वांटम का, समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू। एच न्यू तो हो गया एक क्वांटम का एनर्जी, अगर एक से ज्यादा क्वांटम होंगे तो उसका एनर्जी हमेशा ये होल नंबर में होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में कभी भी एनर्जी का ट्रांसफर या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, सो एनर्जी कैन बी absorbed or radiated as h nu या फिर 2h nu या फिर 3h nu 4h nu एटसेट्रा, हमेशा ये होल नंबर में होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये डेसिमल में नहीं होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 1.5 h nu, ये हम लोग लिख सकते हैं कि 1.5 h nu, ये नहीं होगा, या फिर 2.5 h nu, इस फॉर्म में भी नहीं, ये डेसिमल में नहीं हो सकता, हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, एनर्जी का एमिशन या फिर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल होगा h nu का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बेसिस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कराएंगे, पहले लिख लो। सर अभी तक बोस मॉडल नहीं पढ़ाए हैं आप। क्या बोल रहे हो? सर अभी तक आप बोस मॉडल नहीं पढ़ाए हैं। मोर्स मॉडल अभी कहाँ आया, अभी तो वो तो बाद में है ना। अच्छा, मेरे को लगा आप बोर्स पहले एक ही बार में सारा मॉडल बताते थे। नहीं, बोर्स मॉडल डिटेल में पढ़ना है, उसमें बहुत सारा डेरिवेशन भी कराना है, उससे पहले ये सब टॉपिक कवर कर लेंगे फिर बोर्स मॉडल में हम लोग जाएंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है बोर्स मॉडल पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये सब बेसिक सब चीजें पहले इसको कर लेते हैं फिर बोर्स मॉडल में जाएंगे। चलो इतना लिख लिए क्या? यस सर। हो गया तो बोलो। यस सर। यस सर। चलो फिर सर हो गया सर। तो इस पे दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखोगे, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला। चलो अब देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, ए 100 watt बल्ब emits a light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. चलो ठीक है,
ये करो। पहला ये है, एक और क्वेश्चन दे रहा है, पहला बनाओ तब तक तुम लोग। देखो ये 100 वाट जो है, वाट किसका यूनिट होता है? पावर। पावर का। Power. पावर का फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग क्लास 10th में। पावर इज इक्वल टू यस। वर्क डन बाय टाइम होता है, पता है ना? और होता है। यस। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन यहाँ क्या है, एनर्जी के फॉर्म में ही होगा, तो एनर्जी बाय टाइम। अब यहाँ पे तुमको पर सेकंड ही पूछा गया है, मतलब पर सेकंड मतलब टाइम तुमको क्या ले लेना है? 1 सेकेंड। 1 सेकंड ही ले second. लेना है। तो टाइम अगर 1 सेकंड ले लोगे तो टाइम अगर 1 सेकंड ले लोगे तो एनर्जी कितना आ जाएगा? पावर का वैल्यू तुमको 100 वाट दिया हुआ है, 100. या फिर इसी को बोलते हैं ना जूल पर सेकंड। तो टाइम अगर 1 सेकंड ले लोगे तो एनर्जी का फॉर्म क्या, एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। यस। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे कितना दिया हुआ है तुमको? 100 जूल दिया हुआ है। 100 समझ जूल। में आया? हाँ, तो अब करो आगे। Sir, हाँ, 2.012 into 10 to the power 20. दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स of light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy। ठीक है, करो दोनों से। कैलकुलेशन ढंग से करना, बस कैलकुलेशन ही है इन सब में। कितना है पहला वाला आंसर बताओ? Sir, 2.012 into 10 to the power 20. सॉल्व हो गया? Yes, sir. बुक से देख के बोल रहा हूँ आंसर। Sir, मुझे पता भी नहीं है किस बुक का आंसर है क्वेश्चन। कितना है बताओ? 012 into 10 to the power 20. 2.012 into 10 to the power 20। 20. और किसी का आया? नंबर ऑफ फोटॉन्स ये n निकालना है। पहला हो गया,
सो स्क्रीन नहीं दिख रहा. सर मेरा आंसर 3.77 आ रहा है. सर आंसर आ गया. आ गया आंसर? सो 1 पॉइंट. हेलो. पहला या दूसरा? सर सेकंड दोनों. था. दोनों आ गया. चलो तो पहला सेकंड तो वाले का बता क्या दिए है ना. बताओ. पहला वाला सर बता दें. सेकंड. सो पहला वाला बता दिए. अच्छा यही आंसर सबका इतना ही आ रहा है. यस सर. मैच कर लो. देखो इसमें सिंपल सा बात है, इसमें कुछ करना है नहीं. तुमको बोला गया कि एनर्जी जो है फर्स्ट वाला बता रहा है. फर्स्ट वाले केस में पावर दिया हुआ है 100 वॉट है. पावर 100 वॉट दिया हुआ है और तुमको 1 सेकंड में पूछा गया है, तो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे. तुमको पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम होता है. टाइम अगर 1 सेकंड पुट कर दोगे तो जो पावर है वही क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा. मतलब उस केस में एनर्जी कितना दिया हुआ है हमको, 100 जूल दिया हुआ है. अब बोला गया है कि 100 जूल अगर एमिट कर रहा है एनर्जी, तो उसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे. हमको पता है कि एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन जो होता है वो कितना होता है, hc/λ होता है. 1 फोटॉन का एनर्जी है hc/λ. तो अगर हमको 100 जूल एनर्जी दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना हो जाएगा. ये बताएं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये एनर्जी जो होगा ये हमेशा होल नंबर मल्टीपल होगा hc/λ का होगा. हमेशा यस ये सर. होल नंबर मल्टीपल में होगा. यहाँ पे तुमको n क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही होता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स n तुमको निकालना है. तो n विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, E/hc/λ. तो बस E दिया हुआ है 100 जूल और hc का वैल्यू तो पता ही है. h का वैल्यू 6.626 10⁻⁻34 और c यहाँ लाइट का लेना है, तो 3 × 10⁸. अब बाय लैम्डा करोगे तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा. लैम्डा कितना है बताओ फर्स्ट केस में. सो 400 400 नैनोमीटर. नैनोमीटर है. तो 400 × 10⁻⁹ बस यही करना है. तो इसी को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा वही 2.012. सो होल नंबर होगा ना. क्या होल नंबर. सर 2 × 10⁻20 होना चाहिए ना. हाँ 2 × 10⁻, इसको होल नंबर में ही लिखो. सर वो तो पहले से ही होल नंबर है. क्या ये वाला जो 2.012 × 10⁻20 तो पहले से ही होल नंबर है. हाँ वो पहले से ही होल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करके करोगे ना आगे मल्टीप्लाई, वो तो होल नंबर ही आएगा तुम्हारा. आगे करोगे तो ये होल नंबर में ही रहेगा ना, क्योंकि आगे तो 0 ही रहेगा तुम्हारा. सर सेकंड वाले का भी 2.012 × 10⁻16 आ रहा है. 16 बस. सेकंड वाले का कितना आ रहा है बताओ. 2.012 × 10⁻16. यस सेम ही सर. आया.
नो सर 10 का पावर 16 आ रहा है उसमें 10 to the power 16 तो मेरा 14 16 है 10 to the power 40 अच्छे सर से 10 कर का लो। पावर खाली चेंज है 10 का पावर चेंज है, चलो देख लेते हैं। वही है ना, कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, सेकंड वाला हम लिख देते हैं। तो इस बार एनर्जी है 1, तो एनर्जी 1 है, नंबर ऑफ फोटोन ही निकालना है, तो तुमको 1 हो जाएगा। और कितना है 4000 पिकोमीटर है, तो ये वाला तो नीचे वाला तो उतना ही रहेगा 6.626 into 10 to the power minus 34। और अच्छा वैल्यूज तो ऑलमोस्ट उतना ही है, सिर्फ पावर में अंतर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज तो बराबर ही है 3 into 10 to the power 8। और ये 4000 पिकोमीटर है, तो 4000 into 10 to the power क्या लिखोगे यहाँ पर, -12 है ना। कितना आया ये, Yes, sir. इतना ही रहेगा। 2.01 to 10 to the power कितना आ रहा है बताओ। 16 16. हाँ 16, ये पावर में चेंज होगा, देख लेना सब लोग, ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यूज तो बराबर ही हैं दोनों में। कर लोगे तो इस Yes, टाइप के क्वेश्चन में बेसिक एक ही फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू एचसी बाय लैम्डा, इसी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। क्लियर है इसमें, किसी को कोई डाउट, देख लो एक बार, no sir कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो अभी, नहीं तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, बोलो। yes yes sir चलो ठीक है, तो ये सिंपल है, इसी क्वेश्चन से इसी पे के ऊपर बेस्ड रहेगा, एक ही फॉर्मूला है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में इसमें हम लोग जा रहे हैं दूसरा थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है इसको। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हो क्या तुम लोग पहले, यस सर क्या होता है बताओ कोई भी। सर इसमें शायद जब सोलर रेडिएशन किसी सिलिकॉन में पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। सॉलिड, हेलो हाँ बोलो। सर, जब इसमें सोलर रेडिएशन जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्कैप कर जाता है। सर जब कोई देखो यहाँ वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का लाइट डालते हैं एक्चुअली, सर हाँ ये जो होता है ये किसी मेटल के सरफेस पे होता है, ठीक है, यस सर। मेटल का, जैसे मान लो ये सरफेस है मेटल का, ठीक है, और इस पे मान लो कोई रेडिएशन पड़ रहा है, रेडिएशन गिरा, तो इस रेडिएशन गिरने से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसी फेनोमेनन को, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है मेटल के सरफेस से, जब कोई लाइट या रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगा, इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक्चुअली मेटल के केस में ही क्यों हो रहा है, नॉन मेटल के केस में होगा क्या ये, नहीं होगा, क्योंकि नहीं मेटल के केस में हम लोग देखे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तभी तो मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट करता है। yes तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन क्या है मेटल का, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके सेल से बाहर निकल जाते हैं, और वो किस फॉर्म में रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहते हैं। पढ़े हो गए ना, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं हम लोग, यस ठीक है। सर। yes Yes. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे ही इसके ऊपर ये कोई रेडिएशन गिरेगा, तो ऑब्वियसली रेडिएशन जैसे ही गिरेगा तो रेडिएशन के पास, हर एक रेडिएशन के पास वो फोटॉन्स के फॉर्म में आएंगे, तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगा रेडिएशन का। मान लो न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इसके ऊपर गिरा, तब न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर गिरेगा तो एनर्जी इसके पास कितना आ जाएगा, हम लोग को पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच, तो उस रेडिएशन के पास फ्रीक्वेंसी
उस रेडिएशन के पास एच न्यू के बराबर एनर्जी होगा। तो जैसे ही वो एनर्जी इसके ऊपर गिरेगा, वो एनर्जी क्या होता है कि उस रेडिएशन से मेटल के सरफेस में ट्रांसफर होगा, और मेटल के सरफेस से जैसे ही मेटल के सरफेस में वो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, वो एनर्जी को कौन गेन कर लेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। समझ में आया? और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके सरफेस से इजेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो और इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ए radiation of suitable frequency strikes a metal surface is known as photoelectric effect। तो लिख लो डेफिनेशन, फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो द फेनोमेनन ऑफ, डेफिनेशन लिख लो इसको, द फेनोमेनन ऑफ ejection of electrons from a metallic surface when radiation of suitable frequency strikes on it is known as photoelectric effect। इसी फेनोमेनन को बोला जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक टर्म दिख रहा होगा, सूटेबल फ्रीक्वेंसी है। सूटेबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्यों लिख रहा है बताओ तो, किसी को रीजन पता है? यस सर। क्या बताओ? सभी सर फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल का अलग अलग से फ्रीक्वेंसी होता है सर, जिसके कारण नहीं, यहाँ रेडिएशन जो पे क्या होता है कि देखो, जो कोई एक ही मेटल भी अगर होगा, तो मेटल के ऊपर कोई भी रेडिएशन गिरने से ऐसा नहीं है कि कोई भी रेडिएशन अगर गिरेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है, उस रेडिएशन के पास एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक मेटल का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, इस मेटल के सरफेस में जैसे मान लो मैग्नीशियम का ये सरफेस है, मैग्नीशियम मेटल का सरफेस है। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ तो? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन इस बाहर निकलेगा, और दो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो यहाँ पे Mg2+ आयंस बचेगा ना। दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, यहाँ पे Mg2+, ये इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। मान लो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये Mg2+ ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स तो उसके सेल से बाहर निकल गया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अभी भी क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके बीच में। पूरा कंप्लीटली वो फ्री नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन उसके शेल से तो बाहर निकल गया है। अब सेल से जैसे ही बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उस शेल के ऊपर एटॉमिक सेल के ऊपर अब क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन कब होगा, इलेक्ट्रॉन्स कब इससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ब्रेक नहीं होगा इसका, तब तक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा क्या बताओ? नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन्स नो सर। फ्री कब होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्री तभी होगा जब ये इन दोनों के बीच का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मान लो इससे दो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर इसके सरफेस से बाहर निकलना स्टार्ट होगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट होना चाहिए या रेडिएशन होना चाहिए। अगर इस रेडिएशन के पास उतना एनर्जी नहीं होगा जितना एनर्जी इसके बैरियर को क्रॉस करने में लगता है,
ये इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करा पाएगा क्या? बोलो। नहीं करा पाएगा। नहीं करा पाएगा, तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन उसी उसी केस में पॉसिबल है जिस केस में उस फ्रीक्वेंसी के पास या उस लाइट के पास उतना एनर्जी होना चाहिए जितना एनर्जी में उसके बैरियर को या इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सके, वो ब्रेक कर सके। अगर इससे कम एनर्जी रहेगा तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेनन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये टर्म बोलते हैं कि सारे फ्रीक्वेंसी जो है, सारे टाइप के फ्रीक्वेंसी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन कराने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सिर्फ वही लाइट जो होगा या वही फ्रीक्वेंसी का लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पाएगा जो कि मेटल के बैरियर को क्रॉस करेगा। मेटल के एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए ना इसको तोड़ने के लिए, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ? ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कि इतना मिनिमम एनर्जी तो उस रेडिएशन के पास होना ही चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रेडिएशन टू कॉज क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और उस समय जो है उस थ्रेशोल्ड एनर्जी पे जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी पे जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा ना, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट कर रहे हैं। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी होगा लाइट का एच न्यू हो जाएगा, एच न्यू नॉट। मान लो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एच न्यू और नॉट लगा दिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो ये फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट will not occur when the frequency of incident light is less than threshold frequency। ये बात क्लियर है सबको? देख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमको पता है कि एनर्जी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। एनर्जी अगर उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पॉसिबल नहीं है क्या? तो अगर न्यू का वैल्यू जो है न्यू नॉट से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा। अगर किसी लाइट का फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या केस हो गया कि लाइट का फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो ज्यादा होना चाहिए। तो इसी केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करेगा, बाकी सारे केसेस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब ये ध्यान रखना कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है हर एक मेटल के लिए सेम होता है क्या? No, sir. नहीं। नहीं। नो सर। तो ये अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिफरेंट होगा। जैसे ही सरफेस चेंज करते जाओगे मेटल का सरफेस, तो हर एक मेटल के अंदर क्या होता है, उसका बॉन्डिंग तो डिफरेंट होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होते जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर चेंज हो रहा है तो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होते Change. जाएगा। तो ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट मटेरियल्स हैव different values of threshold frequencies। ठीक है,
डिफरेंट मटेरियल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा। इसी को बोला जाता है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है ना, मेटल का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, इसी को एक दूसरा टर्म बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको वर्क फंक्शन बोला जाता है। मेटल के थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन, जिसको कि फाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वर्क फंक्शन का नोटेशन क्या है? फाई। मतलब मिनिमम कितना एनर्जी वो क्रॉस करना होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और उसी का दूसरा नेम क्या है? क्या है दूसरा नेम वर्क बताओ? फंक्शन। Work function. ठीक है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? फाई का फॉर्मूला H H इंटू V नॉट न्यू, म्यू H न्यू नॉट। न्यू नॉट। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज कर लेंगे तो H न्यू नॉट। और हर एक मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा हर एक, क्योंकि हर एक मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो उसका वर्क फंक्शन भी क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। डिफरेंट मेटल्स के केस में वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। अब अगर मान लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हो रहा है, तो उस केस में हम लोग रिलेशन ये निकाल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो एनर्जी है रेडिएशन का, वो उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो ज्यादा है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? देखो एच न्यू, ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, जो रेडिएशन उसके ऊपर गिर रहा है मेटल के सरफेस पे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब कॉज कर पाएगा? जब इसके बैरियर को क्रॉस करेगा, मतलब एच न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेगा। ठीक है, और प्लस अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जाएगा बताओ? काइनेटिक वो एक्स्ट्रा एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? Electrons. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स अगर उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ स्पीड से वो उसके सरफेस से बाहर निकलना स्टार्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। और इलेक्ट्रॉन्स का अगर इजेक्शन स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली वो उसकी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से निकलेगा। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से अगर निकल रहा है तो वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका फॉर्म आ गया। एच न्यू जो हो गया, ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी मेटल का हो गया। इसको क्रॉस करने के बाद बाकी एक्स्ट्रा जो एनर्जी बच गया वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चला गया। काइनेटिक एनर्जी का तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या हाफ एम वी फॉर्मूला होता स्क्वायर। है? हाफ एम वी mv स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है, तो हमको मास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। और यहाँ मास किसका लेना होगा? हमको इलेक्ट्रॉन का लेना होगा। और वेलोसिटी v स्क्वायर, ये भी इलेक्ट्रॉन का स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है इसका। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, नोट कर लिया इसको। यस सर।
यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या प्रोपोर्शनल लिख सकते हो। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका काइनेटिक एनर्जी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, विल बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू क्या होगा, लाइट का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होते जाएगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। क्योंकि ये अगर सेम ही हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो सेम ही मटेरियल के केस में फाई का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहेगा ना। हेलो, यस सर। तो वर्क फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो लाइट का अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होते जाएगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होते जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पॉइंट ये है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। वो इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी लाइट का बढ़ेगा तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया? हेलो, यस सर। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से, देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा बताओ तो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ाएंगे तो क्या चीज चेंज हो जाएगा, बोलो। Number of ejection of electron. हाँ, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये इम्पेक्ट कर देगा। अगर लाइट का इंटेंसिटी जितना बढ़ाते जाओगे तो उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ाना है हमको तो लाइट का क्या बढ़ाना होगा बताओ, लाइट का इंटेंसिटी Intensity. बढ़ाना। अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाना होगा। इंटेंसिटी बढ़ाना होगा, अगर हमको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ाना है या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो उस केस में लाइट का क्या बढ़ाना होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा। Frequency. समझ में आया? तो इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, इफ इंटेंसिटी, अब ये ऐसे लिख लो नोट करके, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस देन द नंबर ऑफ ejected electrons also increase। तो ये चीज ध्यान रखना, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा।
हो गया? हाँ सर। Yes, sir. लिख लिया सब लोग इतना? Yes, sir. चलो। आगे बढ़े? यस सर। चलो, इसी में एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, पढ़े हो कोई? स्टॉपिंग नहीं। पोटेंशियल। चलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि हम कितना पोटेंशियल उस मेटल सरफेस पे अप्लाई करेंगे ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बंद हो जाए, या इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जो है वो रोक सके हम लोग पूरा पूरा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब तो डिफाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज the potential required to stop the ejection of electron from a metal surface। ठीक है, मेटल सरफेस, इसी को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितना हमको पोटेंशियल अप्लाई करना होगा ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बिल्कुल रुक जाए, वो फिनोमेना रुक जाए, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए। बताओ तो कितना अप्लाई करना होगा, बोलो। सर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। हम्म? बोलो। 5 से ज्यादा। क्या? वो हम लोग 1 देखेंगे, से ज्यादा। इसका क्वेश्चन ही कराएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ठीक है, तो अभी ये रिलेशन एक याद रखो। तो पहला रिलेशन क्या है? एक ही रिलेशन है इसका, एच न्यू इज इक्वल टू क्या है? एच न्यू नॉट और प्लस काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेसन करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है, लिखो तो। लिखो, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट लिख दे रहे हैं। न्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है मेटल सरफेस के लिए 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इतना, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन emitted when a radiation of frequency mu equal to 1 × 10⁻15 second inverse hits the metal। बताओ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो कितनी?
हेलो सर, हेलो हेलो सर, हाँ बोलो। सर अप्रॉक्स 19.8 into 10 to the power 14 जूल। हेलो 19.8 into 10 to the power 14। यहाँ पे क्या है, यही वाला है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सर। सर आवाज नहीं आ रहा। अब आ रहा है। हाँ यस सर। काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। यहाँ यस पे सर। एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट करना है इसे। एच बाहर रखो और यहाँ पे देखो न्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻15 है, ठीक है। और माइनस करोगे न्यू नॉट का वैल्यू 7 × 10⁻14 है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ तो। 0.7 × 10⁻15 कर सकते हैं क्या उसको? सर बोलो। इससे अच्छा हम 10-7 भी तो कर सकते हैं। क्या यस इससे सर। अच्छा हम लोग 10-7 करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। Yes, sir. कुछ भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं 10 to the power 14 कॉमन हो जाएगा। है। 10⁻14 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और इधर 10 बच गया minus 7, ठीक है। यही आ गया ना। यस सर। एच का वैल्यू हो गया 6.626 × 10⁻−34 और यहाँ पे बच गया था 3 × 10⁻14। सर एक हाथ 1.9 into 10 to the power minus 19 आ रहा है। हाँ तो ये आ जाएगा 1.98 × 10⁻−19, ये आ जाए देखो। यस ठीक है। हेलो यस सर, आवाज Yes, बहुत sir. कम आ रहा है। हेलो यस सर। अब ठीक है। यस सर। चलो तो अब कुछ एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास, एनसीईआरटी रखे हो? यस सर। यस सर है। चलो एनसीईआरटी से कुछ होमवर्क दे रहा है, वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग करके रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज खोलना इसका चैप्टर 2 का, ठीक है। इसमें 2.1 से लेके 2.1 से लेके 2.12 तक, ठीक है, ये तो करना है। 2.1 से 1.2 तक और इसके बाद है 2.43, 2.44, 4.6, 2.47, 2.50, 5.1, 2.52 और 2.53 और एक और 2.5। सर आवाज नहीं आया। हाँ यहाँ दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना। अच्छा हेलो यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है। 2.1 से लेके 2.12 तक है उधर और यहाँ पे 2.43, 44, 46, 7, 50, 2.51, 52, 53 और 50। इतने क्वेश्चन अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसको एक बार बना के रख
इसमें डाउट होगा वो नहीं। और भी क्वेश्चन इतना तुम लोग अभी करके रखना फिलहाल, Yes, ठीक sir. है। चलो फिर आगे चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।